हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। आज हम एनिमल किंगडम का क्लास 11th का सीलेंट्रेटा फाइलम करने जा रहे हैं, जो कि नॉन कॉर्डेटा में है। दैट मीन्स कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। ये नॉन कॉर्डेटा के फाइलम हम कर रहे हैं। अभी लास्ट में हमने इससे पहले पॉरीफेरा किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉरीफेरा के बाद एडवांस जो फाइलम आता है वो सीलेंट्रेटा होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम ये जान लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन में, बिकॉज एनिमल किंगडम है और क्लासिफिकेशन आपकी में पूरा है 11th में, तो क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ पे रखा गया है। तो ये जो सीलेंट्रेटा है फाइलम, इसको मेटाजोआ में रखा गया है। मेटाजोआ आपको पता है, मैंने आपको जिनको भी ये क्लासिफिकेशन अच्छे से करना है वो एक बार पॉरीफेरा वाला लेक्चर लगाएं। मेटाजोआ को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था, पैराजोआ और दूसरा था उसका यूमेटाजोआ। तो यहाँ पे ये जो यूमेटाजोआ है, यूमेटाजोआ में को भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। ये उनकी सिमेट्री के बेसिस पे किया है कि क्या उनमें रेडियल सिमेट्री है तो वो रेडिएटा में आएंगे, और अगर बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही है तो वो बाइलेट्रिया में आएंगे मोस्टली। रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री होगी, एसीलोमेट होंगे, मतलब उनमें ट्रू सीलोम नहीं मिलेगी, और रेडिएटा के अंदर आपके सीलेंट्रेटा आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यूमेटाजोआ हो गए, और यूमेटाजोआ में भी किस में आएंगे, ये आएंगे रेडिएटा में। फटाफट से इनके सबसे पहले तो बेसिक फीचर्स कर लेते हैं, मोटे मोटे, जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो पहला तो एक ये पॉइंट हो गया आपका, यूमेटाजोआ है, मेटाजोन है और रेडिएटा है। दूसरा आपका ये हो गया कि ये कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनमें दो जर्म लेयर ही मिलेंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बेशक हम उनको अलग अलग नामों से कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंडोडर्म को हम गैस्ट्रोडर्म कहेंगे, एक्टोडर्म को एपिडर्मिस एक्टोडर्म हो गई आपकी। इनके बीच में जो तीसरी लेयर है मीजोडर्म, वो नहीं मिलेगी, डर्म मतलब स्किन, लेकिन मीजोडर्म की जगह मीजेनकाइम या मीजोग्लिया, एक जेल लाइक मटेरियल है, वो मिलेगा, जिसमें आपकी डिफरेंट सेल्स रहेंगी, एक्टो और एंडोडर्म की सेल्स रह सकती हैं। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक के बाद ये कैसे हैं, एसीलोमेट है, यानी कि इनमें सीलोम नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे मैम सीलोम नहीं है तो फिर सीलोम तो कैविटी होता है, तो यहाँ कैविटी तो मिल रही है, राइट। यहाँ कैविटी तो है और वो कैविटी को हम कहते हैं सीलेंट्रॉन, लेकिन वो सीलेंट्रॉन जो है वो उस तरह से ओरिजिन नहीं होती है जिस तरह से सीलोम ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अंदर बीच में ये खोखले तो हैं बीच में से, बट ये ट्रू सीलोम या सीलोम नहीं है, इसको हम सीलोम नहीं कह सकते। जब ब्लास्टुला जब डेवलप होता है तो उसमें होलो कैविटी बनती है, डिफरेंट जर्म लेयर्स के अलग अलग डायरेक्शन में जाने से, मूवमेंट से, तब सीलोम बनती है। तो ये जो सीलेंट्रॉन है वो उस तरह से नहीं बना है, लेकिन बीच में ये होलो कैविटी है जिसे हम सीलेंट्रॉन कहेंगे, और इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रॉन का अदर नाम हम इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हाइड्रा में ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होलो है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह की ये येलो कलर से जो दिखी है, ये भी इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कहाँ मिलेंगे, तो हैबिटाट में अगर हम इनको देखें तो इनका जो हैबिटाट है, जितने भी लोअर एनिमल या लोअर प्लांट है, अब तक आपको याद हो ही गया होगा कि वो एक्वेटिक ही हैं, क्योंकि पानी में ही सबसे पहले लाइफ ओरिजिन हुई थी, और बहुत ही वाटर में उनकी सारी जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत ही इजीली तरीके से संपन्न हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको टफ सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक तो हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है, लैंड पे कोई भी नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्वेटिक में भी अब पानी भाई समुंदर का या बहता हुआ पानी, फ्रेश वाटर, तो ये मोस्टली हम यहाँ लिखेंगे कि मोस्टली ये कैसे हैं, मैरीन है। मोस्टली मैरीन है, इसका मतलब इसके कुछ ही ऐसे होंगे जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो यहाँ हमें फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, एक्सेप्शन है।
जैसे कि आपका फ्रेश वाटर में जो मिलेगा वो आपका है हाइड्रा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में और नीट में ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। मैं इसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी प्लान किस तरह का है और बॉडी कैविटी किस तरह की है, बॉडी वॉल किस तरह की है। तो बॉडी वॉल की अगर बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग स्टेज में भी हो सकते हैं और ये आपका फिक्स्ड भी हो सकते हैं। सेसाइल मतलब अटैच रहेंगे, जैसे कि हाइड्रा ये यहाँ पे अटैच है बॉडी से, सबस्ट्रेटम से अटैच है। और ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, सिंगल भी मिल सकते हैं मतलब, और कॉलोनी में भी मिल सकते हैं। जब ये कॉलोनी में रहेंगे तो इनके हर मेंबर को जूऑइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इनके हर मेंबर को जूऑइड कहा जाता है। और ये जो कॉलोनी में जब ये रहेंगे तो इनके जो मेंबर्स हैं, जूऑइड्स हैं, वो दो तरीके के रूप में मिल सकते हैं। या तो वो पॉलिप फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो मिलेंगे मेड्यूसा फॉर्म में। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी वॉल की। इनकी बॉडी वॉल में 2 लेयर्स मिलेंगी, बिकॉज मेसोडर्मिस है ही नहीं, डिप्लोब्लास्टिक है। एपिडर्मिस और दूसरी हो गई इनकी एंडोडर्मिस। जो इनकी एंडोडर्मिस है उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। उसको क्या कह सकते हैं हम? गैस्ट्रोडर्मिस भी कहेंगे, क्योंकि वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लाइन करती है, उसको कवर कर रही है, इसलिए उसको गैस्ट्रोडर्मिस भी कहेंगे। इनके बीच में, दोनों के बीच में जिलेटिनस मटेरियल मीजोग्लिया भरा रहेगा। एपिडर्मिस के अंदर, इनकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर 7 तरह की सेल्स होती हैं। कितने तरह की सेल्स होती हैं? 7 तरह की। किस तरह के हैं? इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनमें मिलेगा आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा तो एक से ज्यादा तरह की, काफी तरह की इनके पास सेल्स होनी चाहिए, जो कि अलग अलग तरह के थोड़े थोड़े प्रिमिटिव टिश्यूज को बना रही हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 7 तरह की सेल्स हैं। अब ये जो 7 तरह की सेल्स हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है एपिडर्मिस की, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है, वो होती है नीमेटोसिस्ट सेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है उसको हम कहेंगे नीमेटोब्लास्ट सेल। ये नीमेटोब्लास्ट बहुत ही ज्यादा इनके काम आती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इनको निडेरिया भी कहते हैं। या तो आप सीलेंट्रेटा कह लीजिए या निडेरिया कह लीजिए, क्योंकि नीमेटोब्लास्ट सेल का अदर नेम नीडोब्लास्ट भी है। अब ये नीडोब्लास्ट क्या करते हैं? ये इनके जो नीडोब्लास्ट हैं, ये इनको ऑफेंस में, डिफेंस में, शिकार को लेना है, उसको डराना है, अपनी सुरक्षा करनी है, तो डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए। उसके अलावा मूवमेंट में भी काम आते हैं, लोकोमोशन में भी काम आएगा, मूवमेंट में। तो इस तरह से, और फूड कैप्चर का काम भी करते हैं। तो ये नीडोब्लास्ट सेल इतने तरह के काम कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि जो शिकार है उसको बेहोश करना है, उसको हिप्नोटाइज करना है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा ये इतने और काम भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे एमसीक्यूज में आता है तो आप दिमाग में ये मत रखिएगा कि भाई ये तो सिर्फ स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये सिर्फ स्टिंग करेंगी और ये ऑफेंस या डिफेंस में ही उसके शिकार को पकड़ेंगी या शिकार को या उसकी बचाव करेंगी उसका। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये फूड कैप्चर में भी काम आएगा, लोकोमोशन में भी काम आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे निडोब्लास्ट सेल की स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में निडोब्लास्ट सेल की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो इसे हम ढंग से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि निडोब्लास्ट के बारे में नीट में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। होता क्या है, ये जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं ये ओवल काइंड ऑफ सेल्स हैं। ये अगर मैं कहूँ तो ये ओवल जैसा मैंने ये नीचे बना दिया, ये इनका मेन जो सेल बॉडी है ये इस तरह का रहता है।
और ये जो सेल्स हैं ये आप ऐसे समझिए जैसे कि एक बच्चों का टॉय नहीं आता, आपने ऐसे डब्बी होती है, डब्बी में आपने जैसे ही उसमें बटन दबाया और उसमें से कोई पॉपअप होके बाहर निकलता है, स्प्रिंग के थ्रू बाहर निकलता है और आप एकदम से डर जाते हैं। तो ये इस तरह से इसका फीचर रहता है। कैसे? जैसे कि ये डब्बी, मतलब ये जो ओवल जो सेल है, ओवल सेल के अंदर इसमें वही सेल है, तो बिकॉज साइटोप्लाज्म ये सब सेल के सारा मटेरियल तो इसमें रहेगा ही, नो डाउट। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें ये इसका प्रोजेक्टिंग ऑर्गन, और प्रोजेक्टिंग के बाद इसके बाद ये थ्रेड रहता है, स्टिंगिंग थ्रेड, जो चुभने वाला जो होता है, धागेनुमा फ्लैजिला जैसी धागेनुमा संरचना, ये बिल्कुल जो स्टिंगिंग जो चुभोएगा ना उसमें, ये वो वाला स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है। इसी स्टिंगिंग स्ट्रक्चर को ये जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसी स्टिंगिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नीमैटोसिस्ट। क्या कहेंगे? नीमैटोसिस्ट। तो अब आप कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा कि नीमैटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट या नीमैटोसिस्ट एक ही चीज है, नहीं। नीमैटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट का एक पार्ट है जो कि बाहर आके अपना काम करता है, वो नीमैटोसिस्ट है। जब ये काम नहीं करती है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती है, तो होता क्या है कि ये जो सेल का जो ओवल वाला पोर्शन है उसके अंदर ऐसे डिप्रेशन बन जाता है, और ये जो धागे नुमा इस तरह की जो संरचना है जो चुभेगी जाके, ये इस तरह से विप्लैश कोड़े जैसी ऐसे, ये इसके चारों तरफ ऐसे अंदर 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 कॉइल्ड रहती है। तो हुआ ना कुछ ऐसा ही, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे आपका फ्रेंड ने आपको एक डब्बी दी और जैसे ही आपने डब्बी को खोला उसमें से कुछ पॉपअप होके स्प्रिंग के थ्रू बाहर आया और आप डर गए एकदम से, तो हुआ ऐसा ही। तो जैसे, और यहाँ पे इसके कुछ होते हैं सेंसरी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये सेंसरी सेल्स होती हैं इनमें, बेसिकली ये सेंसरी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे ये सेंस करते हैं कि कोई इनका शिकार आने वाला है या इनको खतरा है उससे, या तो ये क्या करते हैं, ये सेंसरी सेल्स यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं इनको, और ये तुरंत से बाहर निकल जाता है नीमैटोसिस्ट, और बाहर निकल के इसमें एक वीनम भरा रहता है, मतलब एक फ्लूइड रहता है जो कि हिप्नोटाइज करता है, क्योंकि ये जो नीमैटोसिस्ट है इसमें ये जो टॉक्सिन है, इसका जो टॉक्सिन है वो हिप्नोटॉक्सिन है। हिप्नोटाइज तो आप सम्मोहित करना, तो इससे तो आप सभी वाकिफ हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जिसको ये चुभती है ये सेल्स, और उसमें जब ये अपना छोड़ दे, जैसे आप वास्प काटती है तो वो अपना फॉर्मिक एसिड उसमें छोड़ देती है आप में, तो फिर आपको बहुत पेन होता है ना, तो ऐसे ही जब तो ये हिप्नोटॉक्सिन इसमें छोड़ते हैं, तो ये जो टॉक्सिन है ये फिनॉल और प्रोटीन का बना होता है। इसकी जो नेचर है वो फिनॉल और प्रोटीन से मिलके बनी है। और हिप्नोटॉक्सिन तो आपको पता ही है, जब शिकार उसको लगेगा तो वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, वो बिल्कुल सुस्त, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर वो बिल्कुल बेहोशी जैसी उसकी हालत हो जाएगी। अब बात करते हैं इनका कि एपिडर्मिस में जो सेल्स हैं, तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं ये आपको एपिडर्मिस में मिलेंगी, गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे कई बार आपको क्या किया जाता है, आपको कंफ्यूज करते हैं। नीट में जैसे आया तो क्वेश्चन, तो आपको एक डायग्राम दिखाएंगे और उस डायग्राम में कहेंगे कि बताइए ये जो है, ये जिसका भी है, जिस फाइलम से बिलोंग करता है उसकी क्या खासियत है, या उसका इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। लाइक कोई भी 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए, लाइक आपको एक एग्जाम्पल दे दिया हाइड्रा लिख दिया उसने, दूसरा उसने लिख दिया सपोज स्पॉन्ज लिख दिया, तीसरा उसने यूप्लेक्टेला लिख दिया, चौथा उसने कोई भी मॉस्किटो का नाम, ग्रास होपर वगैरह इस तरह का कुछ लिख दिया, या ग्रास होपर नहीं तो कोई मॉलस्क का नाम लिख दिया। ओके, देन फिर आपसे पूछेगा कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर इनमें से किस में देखने को मिलेगा। तो आपको कैसे पहचानना है, ये जो मीजोग्लिया है, तो यहाँ पे मीजोग्लिया सपोज उसने नहीं कर रखा है हाईलाइट, उसने सिर्फ यहाँ पे ऐसे जर्म सेल कर रखा है या इंटरस्टिशियल सेल्स कर रखा है, बिकॉज जर्म सेल तो हर एक में मिलेंगी आपको फाइलम में, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। देन यहाँ पे आपको नीडोब्लास्ट सेल, एपिडर्मिस में जो बाहर वाली होगी वहां पे नीडोब्लास्ट सेल, चाहे वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में है या एक्टिव स्टेज में है,
तो वहाँ नीडोब्लास्ट सेल से आप पहचानेंगे उसको कि ये एक सीलेंट्रेटा की बॉडी वॉल को दिखाया गया है। तो आपको टिक करके आना रहेगा, वहां पे सीलेंट्रेटा का जो एग्जाम्पल होगा उसको टिक करके आना रहेगा। एपिडर्मिस में 7 तरह की अलग अलग सेल्स हैं, जबकि जो इसकी गैस्ट्रोडर्मिस होती है उसमें सिर्फ 5 तरह की सेल्स होती हैं। तो जब गैस्ट्रोडर्मिस में 5 तरह की हैं और एपिडर्मिस में 7 तरह की, यानी कि कोई 2 सेल है जो गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं है। तो गैस्ट्रोडर्मिस में कौन सी सेल नहीं है? गैस्ट्रोडर्मिस मतलब एंडोडर्मिस हो गई इनकी इंटरनल लेयर। पहला तो इसमें नीमेटोब्लास्ट सेल नहीं मिलेंगी आपको, और दूसरा इसमें ग्लैंड्यूलर सेल्स नहीं मिलेंगी, ग्लैंड्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं, और वो सीक्रेट करेंगी तो ये जो टॉक्सिन है वो सीक्रेट करेंगी, अदर मटेरियल सीक्रेट करेंगी, और सीक्रेशन से बाहर जाने, तो इसलिए ग्लैंड्यूलर और नीडोब्लास्ट सेल आपको गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं मिलेंगी। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इनमें डाइजेशन कैसा होता है। तो इनका जो डाइजेशन है, अगर हम देखें इनका, तो बॉडी प्लान कैसा है? इनके पास ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, मतलब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब है कि आपका इसमें एक ही ओपनिंग रहेगी, और उसके बाद जैसे थैला होता है ना, बड़ा सा टोटीज बैग होते हैं, थैला होता है, तो उसमें एक ही आपका पार्टीशन होता है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं होते, एक बड़ा सा हो गया। देन उसमें आपको अगर बहुत सारी चीजें हैं तो आप ऐसे ऐसे ढूंढते रहेंगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस तरह से। तो ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, मतलब एक ओपनिंग है और उसके बाद ये पूरा हॉलो स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है इनका, इसमें डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट तब होता है जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही ओपनिंग है जिसे हम प्रोटोस्टोमेट कहेंगे, और ये माउथ और एनस दोनों का ही काम कर रही है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसमें जो डाइजेशन है वो आपका कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो मैं यहाँ डाइजेशन का भी लिख देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनके पास? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टम तो ऐसा सच होगा नहीं, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, तो कुछ टिश्यूज ही होंगे, डिफरेंट सेल्स होंगी जो कि एक तरह से टिश्यू में अलाइन होके काम कर रही होंगी। इनका जो माउथ है उसको हाइपोस्टोम कहेंगे। स्टोमेटा वर्ड आपको पता है ना, पोर से होता है, छेद से। इसके बाद इनमें डाइजेशन कैसा होगा? इनमें डाइजेशन दोनों तरह का होगा, मतलब इनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी होगा और इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल के बाहर होगा, इंट्रासेल्यूलर का मतलब है सेल के अंदर होगा। तो ये होगा कैसे? क्या होगा कि जैसे ही जब ये कार्निवोरस होते हैं, बेसिकली कार्निवोरस मतलब छोटे छोटे अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को उन पे फीड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनका जो फूड है वो वाटर करंट के जरिए आएगा अंदर, जैसे ही वो अंदर इनटेक हुआ, पानी आया उसके थ्रू अंदर आया और इन्होंने टेंटिकल्स के थ्रू अपना फूड को कैप्चर कर लिया। टेंटिकल्स के बहुत सारे काम है। टेंटिकल्स में सबसे ज्यादा आपको कौन सी? निमेटोसिस्ट, आपकी निमेटोब्लास्ट बहुत एक्टिव सेल्स मिलेंगी। टेंटिकल्स के मल्टीफोल्ड फंक्शन है, मतलब वही हो गया जो निमेटोब्लास्ट के हैं वो आप टेंटिकल्स के भी लिख सकते हैं। ऑफेंस, डिफेंस, लोकोमोशन, फूड कैप्चर, ये सब हो गए। तो टेंटिकल्स के थ्रू इनका फूड कैप्चर करेंगे, यहाँ पे इनके फूड को ले जाया जाएगा और यहाँ से अंदर आएगा। जब ये अंदर आएगा तो ये जो हॉलो कैविटी है उसमें जैसे आपके माउथ में आप फूड को चबाते हैं ना, और आपके स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आपका फूड चर्न होता है, ऐसे ऐसे घूमता है और उसमें मिक्सिंग होती है जूसेस की, एंजाइम्स की। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी ये गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, वेस्क्यूलर वर्ड का मतलब है कि ये आपका सर्कुलेशन, ठीक है। और गैस्ट्रो का मतलब है गैस्ट्रिक, मतलब पेट, स्टमक। आपको पता है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स मतलब पेट की दिक्कत, समस्याएं। गैस कहाँ बनती है? पेट में ही। तो यानी कि ये स्टमक जैसा काम करेगी, यानी कि उसको फूड को सर्कुलेट करेगी, उसको चर्निंग करेगी। तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जो कि कौन काम कर रही है? गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी काम कर रही है। देन उसके बाद जब वो चर्न हो जाएगा फूड, तब वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बाद
फेगोसोम्स में जाएगा, मतलब फेगोसाइटोसिस एक्शन होगा और उसके थ्रू फेगोसोम्स में जाएगा और फेगोसोम्स फिर लाइसोसोम से मिलके फेगोलाइसोसोम बनाएंगे। मतलब वही फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम से हाइड्रोलिटिक, तो बस फेगोसाइटिक एक्शन से, और फेगोसोम में जो उसकी फूड वैक्यूल कहेंगे, मतलब जैसे फूड वैक्यूल में, वो फूड वैक्यूल का ही टेक्निकल नेम फेगोसोम है, और फेगोसोम में लाइसोसोम उसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और वो उसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इनका डाइजेशन होता है। इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के शायद कि ये जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखो, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला इनमें एंजाइम नहीं है, यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट कौन सा करता है? अमाइलेज। तो यानी कि इनमें अमाइलेज नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो भाई इनका रेस्पिरेशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा और एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा। तो मैं इन दोनों को एक ही टॉपिक में कवर कर देती हूँ। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, यानी कि जो बॉडी की जो सरफेस है उस पे डिफ्यूजन के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी सेल्स में और CO2 बाहर आ जाएगी। ऐसे ही एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाएगा इस कैविटी में, और वो कैविटी से जब पानी बाहर जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इनकी बॉडी से एक्सक्रीट, डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट मटेरियल है जो वो एक्सक्रीट होता रहेगा। अब इनका वेस्ट मटेरियल है क्या? इनका वेस्ट मटेरियल है अमोनिया। दैट मीन्स कि ये कैसे हुए? ये हुए अमोनोटैलिक। तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पोर नहीं है या ऐसे इस तरह का कोई आपका नहीं मिलेगा। इनमें क्या होता है, बस ये जनरल बॉडी सरफेस है, इसके थ्रू अमोनिया डिफ्यूज होके बाहर ऐसे धीरे धीरे निकलती रहती है। देन इसके बाद अब हम बात करें कि क्या इनमें नर्वस सिस्टम होता है, तो बिल्कुल ये एक ऐसा फाइलम है जहां से नर्वस सिस्टम हम कहें तो पहली बार आपको दिखेगा। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, क्योंकि ये आपका सवाल नीट के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी, रीजन असर्शन के हिसाब से भी, और जो MCQs हैं, आप जहाँ लगता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, कैसे करें, कहाँ से आए MCQs, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक तरह से स्टार्टिंग हो गई है, और जब कोई चीज़ पहली बार नई आती है तो वो अपनी फुल फॉर्म में नहीं आएगी, बिकॉज ये सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम हुआ है यहाँ पे। और जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके, वो एपोलर न्यूरॉन्स हैं। एपोलर न्यूरॉन्स का मतलब है कि उनमें एक्सॉन्स नहीं होंगे, उनके पास सिर्फ क्या है, डेंड्रॉन्स हैं। और वो एक ऐसे अलग अलग मिलके ऐसे लूज से नेटवर्क के रूप में रहते हैं, जाल सा मैश टाइप का सब बना लेते हैं, ऐसे पूरी बॉडी में इनकी में ऐसे जाल बिछा रहता है इस तरह का, और ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो नेटवर्क काइंड ऑफ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बाद सेंसरी सेल्स इनमें क्या प्रेजेंट हैं, तो इनमें तो बहुत ज्यादा सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जैसे ही तुरंत इनको सेंस करना है, वैसे ही कि इनका शिकार है या इनको कोई, इनसे किसी को खतरा है, तो ये फटाफट से इनकी सेंसरी सेल्स, किसको मैंने यहाँ बताया ना सेंसरी फाइबर्स होते हैं, किसको जल्दी से फटाफट करेंगी, निमेटोसिस्ट को एक्शन में लाएंगी या नहीं लाएंगी। तो सेंसरी सेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड इनकी होती हैं। उसके अलावा सेंसरी सेल के अलावा इनमें एक स्टेटोसिस्ट भी मिलता है। स्टेटोसिस्ट ये इनका एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। ये आप देखेंगे तो जो लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है लोअर फाइलम में, उनमें स्टेटोसिस्ट आपको बहुतायत से देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी बॉडी को बैलेंस में रहना है, कहाँ उनको फूड मिल रहा है, किधर मूवमेंट करना है। तो ये सब बैलेंसिंग ऑर्गन, हमारी बॉडी का बैलेंस ब्रेन के थ्रू रहता है ना आपका,
तो ऐसे ही जो इनका स्टैटोसिस्ट है वो इनका बैलेंसिंग ऑर्गन है। जैसे कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस आपका जो है वो सेरिबेलम करता है। जो इनका स्टैटोसिस्ट है वो ज़्यादातर आपको ओबेलिया में काफ़ी अच्छा वेल डेवलप देखने को मिलता है। और दूसरा सिस्टम इनका टेंटिकुलोसिस्ट भी होता है जो कि टेंटिकल्स में रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनका कैसा होता है, ये पहली बात तो हम ये जानेंगे कि ये होते कैसे हैं, क्या ये मोनोशियस हैं या डायोशियस हैं। तो यहाँ पे ना ये मोनोशियस भी होते हैं और डायोशियस भी होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि ये मोनोशियस भी होंगे और ये डायोशियस भी होंगे। ठीक है, जब ये डायोशियस होंगे यानी कि ये यूनिसेक्सुअल जब होंगे, डायोशियस होंगे अगर ये, और मोनोशियस, तो जब ये इस तरह की कंडीशन होगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को तो हमेशा रोकना है नेचर को। तो ये प्रोटेंड्रस होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटेंड्रस मतलब इनमें मेल गैमीट है वो जल्दी से डेवलप, ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं बजाय फीमेल गैमीट के। तो इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगा। और फर्टिलाइजेशन बिकॉज इनके पास बाइसेक्सुअल भी है तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी मिल सकता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सीलेंट्रेटा की बॉडी में मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों बन रहे हैं, उसके पास दोनों का प्रोविजन है। ठीक है, तो जब दोनों का प्रोविजन होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा मतलब, तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनली भी वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखने को मिलेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनमें जो फीचर होता है वो ये होता है कि जो ज़ूऑइड होते हैं, मैंने आपको बताया ना जब ये कॉलोनी में रहेंगे तो इनके हर मेंबर को ज़ूऑइड कहेंगे। तो ये जो ज़ूऑइड्स हैं, ये ज़ूऑइड्स दो फॉर्म में मिलते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छी सी क्लियर करके एक वीडियो भी बना रखी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से, आप उसको जाके देखिए। मैंने उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। ये जो पॉलिप और मेड्यूसा है, ये यानी कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। मतलब ये जो ज़ूऑइड है ये दो तरह के रूप में मिलेंगे। जो पॉलिप है वो सेडेंट्री होता है, वो बहुत ही कभी रेयरली आपका फ्री स्विमिंग होता है। और जबकि जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग है। मेड्यूसा की जो सिमेट्री है वो आपकी रेडियल सिमेट्री रहती है, जबकि जो पॉलिप है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। पॉलिप हमेशा एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करेगा, जबकि जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि मेड्यूसा पॉलिप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो ये सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि इसका रीजन कहाँ लाई कर रहा है कि जो मेड्यूसा है वो मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज को डिपिक्ट करता है, यानी कि उसमें गैमीट बनेंगे। जबकि जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली स्टेज को, फेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसमें गैमीट नहीं बनेंगे। और एसेक्सुअल जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो इनका सबसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बडिंग है। जैसे कि हाइड्रा में, हाइड्रा पॉलिप फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब, राइट। अब इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनका डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। मतलब या तो लार्वा मिलेगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, या फिर लार्वा नहीं भी मिल सकता। इनका सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन लार्वा जिसकी हम बार बार बात करते हैं और कई बार क्वेश्चंस में आ भी जाता है, उस लार्वा का नाम है प्लेन्यूला। याद रख सकते हो तो रख लो, बहुत अच्छी बात है, प्लेन्यूला लार्वा। तो ये बात तो हो गई बच्चों सीलेंट्रेट्स की। सीलेंट्रेटा की स्टडी को बहुत ही आपको एक अच्छी मजेदार बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। देखिए, सीलेंट्रेट्स जो होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं नीडोलॉजी। लजी का मतलब स्टडी, निडोब्लास्ट सेल से बना है, निडेरिया से। ये आपका सीलेंट्रेट की स्टडी है।
लेकिन इस नीडोलॉजी में से आपको जो ध्यान रखना है वो याद रखना है सी, सारा खेल सी का है। अगर इस नीडोलॉजी में से मैं सी हटा दूं तो मेरी स्पेलिंग क्या बन जाएगी? तो मेरी स्पेलिंग हो जाएगी एन से चल, नीडोलॉजी। नीडोलॉजी भी एक स्टडी है, स्टडी ऑफ नेस्ट, घोंसले होते हैं ना चिड़िया के, उसकी स्टडी को नीडोलॉजी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर पेपर में आ जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों टर्म दे, तो आपके सीलेंट्रेटा के लिए आपको सी वाला आगे उसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि आपको, बिकॉज बायो में स्पेलिंग्स का बड़ा खेल होता है, तो आपको ये भी देखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से आज हमारा सीलेंट्रेटा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या होगा कि शुरू में जैसे जैसे आप फाइलम पढ़ेंगे तो आपको फाइलम बहुत आसान लगेंगे, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, आपका नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ये सब जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास मटेरियल उतना ही ज्यादा हो जाएगा कि ये इसमें था या ये इसमें था। तो उसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे सीलेंट्रेटा की मैं बता देती हूँ एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक। सीलेंट्रेटा में आपको ना दोनों चीजें मिलेंगी। कैसे? आपको हमेशा दोनों ऑप्शन लिख के आ जाने। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीलेंट्रेटा में डाइजेशन कैसा होगा, तो आप दोनों डाइजेशन लिखेंगे, इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, राइट, दोनों हो गए, इंट्रा एक्स्ट्रा, फाइन। अब अगर आप बात करें कि वहां पे रिप्रोडक्शन की, तो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं, तो दोनों लिखाइएगा। मोनोशियस भी हैं, डायोशियस भी हैं, दोनों लिखाइएगा। फर्टिलाइजेशन की बात हो तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, दोनों लिखाइएगा। फिर बॉडी वॉल की बात करें तो दोनों तो दो ही बॉडी वॉल हैं, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। देन उसके बाद बात करें कि इनका डेवलपमेंट कैसे है, तो भी दोनों लिख के आइएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हो गया ना आपका इस तरह से। और नीडोब्लास्ट सेल और नीमेटोसिस्ट, नीमेटोसिस्ट नीडोब्लास्ट सेल का ही एक पार्ट है जो कि डिटैच होता है। जब उसको चुभाना होता है तो नीमेटोसिस्ट में ही उस सारा जहर भरा होता है, और वो उसको जब वो फंक्शनल होता है तो वो उसको ऐसे स्टिंगिंग करते हैं ना, दंश मारते हैं, डंक मारते हैं, तो ऐसे डंक जैसे उसको मारेगा, ठीक है। और इसी में ही इसका सारा जहर भरा होता है। तो इसी तरह से बच्चों हमारे साथ बने रहिएगा। बायोलॉजी सेल आप सब्सक्राइब करिए और आपको टाइम पे वीडियोस मिलते रहेंगे, और आपको एग्जाम टाइम में आपको और भी आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पोस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा कम्युनिटी सेक्शन में जाके। और हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको बायोलॉजी सेल में पूरा आपका चाहिए कि भाई मुझे पूरा सिलेबस ढंग से कवर करना है, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए। हमारा जो क्लास 12th और नीट दोनों के बैच के लिए हमने वहां पर एक बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब करके वहां से भी आप अपने रिटन में बेस्ट एवर नोट्स आप ले सकते हैं।